बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आपको करेंगे इजी पैसा का आदाब। ये स्पेशल आदाब है, तो ये स्पेशल तरीके से आपको करना था। बहरहाल आज के प्रोग्राम में भी या ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि मीडिया का इस वक्त जो रुझान है या सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें आ रही हैं वो फ्लड रेलेवेंट हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और जो इस वक्त लोगों की सूरत हाल है वो मेरे ख़्याल में बयान से बाहर है और एहसास जितने एहसास उससे मुंसलिक हैं उनको भी आप तक उस तरह शेयर करना या उनको लफ्ज़ों में समो लेना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। लेकिन जो सूरत हाल है उससे हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करें। GTV में ओवरऑल जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जितनी न्यूज़ हैं, हमारे फोरम पे भी जो कुछ भी होता है, आज भी हम आपको बताएंगे शुरुआत में कि कौन सी जगह पर क्या सूरत हाल है। लेकिन आपको पता है कि पूरे दिन इस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं और बल्कि GTV के प्लेटफॉर्म से टेलीथॉन भी हैं जो प्लान की जा रही हैं और आपको पेश की जाएंगी और आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरह से फ्लड इफेक्टीज़ को आपकी हमारी ज़रूरत है और किस तरह से फ़ंड रेजिंग हो रही है या किस तरह से कैश और काइंड में उनकी मदद की जा रही है। मुझे दोबारा बता दीजिए। ओके, खैर रात गए लोग, जो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन रात गए जो लोगों को एक दुख ने सताया वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और नाम ले लेके पोस्ट लगाई गई कि जी पता नहीं तुमने क्या कर दिया, तुमने ये कर दिया। किसी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने कहा कि जी तुमने गलती कर दी। अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने प्यारों को, ज़ाहिर है प्यार भी जताते हैं और गुस्से का इजहार भी करते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी नर्व्स पे असर अंदाज हो रहा होता है और उसके बाद मेरे ख्याल में लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ एट दिस मोमेंट इज़ कि हमारे पास जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। पहले तो हम इकॉनमी और पॉलिटिक्स और दीगर और चीज़ों के बारे में बात करते थे, बट राइट नाउ जो हमारे पास ये एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, जिसको मुझे तो लगता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर था नहीं, लेकिन हम बना लेते हैं। बहरहाल आज हम आपको एक सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बताना चाहते हैं। अगर हमारे पास फुटेजेस रेडी हैं तो हम उनका जिक्र करना चाहते हैं, वरना थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे और थोड़ी देर में बताते हैं। ओके, सो थोड़ी देर में हम बताते हैं और थोड़ी देर में ही हम आपको मेहमानों से, आज हमारे पास जो मेहमान होंगी ओवरऑल फर्स्ट आवर एंड सेकंड आवर में वो ख़वातीन होंगी। वो सारी ख़वातीन जिनको जहाँ जैसे मौका मिला है उन्होंने अपने आप को मनवाया है, अपनी अनथक मेहनत से, अपनी परसिस्टेंस से, अपने पैशन से, अपनी लगन से, मेहनत से जो वो मकाम बना पाई हैं आज, कहीं ना कहीं किस तरह से वो सोसाइटी को मुस्तफ़ीद करी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया है और अपने आप को लोगों के सामने मनवाया है। थ्रू आउट हमारा कहीं ना कहीं ये एक आज थीम है ही। सो उन तमाम लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं नौशेरा के हवाले से। कल से सोशल मीडिया पर भी एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसका तस्करा हम कुछ देर बाद करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद नौशेरा में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम। जी मोहम्मद असद, सबसे पहले तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं क्योंकि इस पानी में, सैलाब में आपका अपना घर भी मुतासर हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि मेरा घर भी बिल्कुल मुतासिर हुआ है। नौशेरा कला का इलाका है मिसलाबाद, जहाँ पर मेरा अपना घर है और मैंने कल जो है अपना घर जो है डूबते हुए देखा तो काफी अफसरदा हुआ। मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे मरहला था कि मैं अपने ही घर को डूबता हुआ देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब भी मेरे घर में इस वक्त जो है तकरीबन 8 फीट का पानी जो है वो अब भी खड़ा है और पानी का जो लेवल है वहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है।
अच्छा, हमें ये पता चला, जब मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, बल्कि इस वक्त हम उनकी फुटेज भी चलाएंगे जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे चल रही थी। हमने कोशिश की कि राब्ता किया जा सके कुर्रतुल-ऐन वज़ीर साहिबा से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर देख रही हैं, लेकिन अभी उनके दफ्तर से हमारा उस तरह राब्ता नहीं हुआ है। ये उनकी पिक्चर्स जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनके बारे में काफ़ी कहा जा रहा है कि नौशेरा में उस तरह का डैमेज फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि घर घर जाके इन्होंने एक मुहिम चलाई थी और लोगों को आगाह किया था कि पानी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने टाइमली लोगों को उनके घरों से निकाल के महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया था। आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा है कि मिस वजीर जो है कुर्रतुल-ऐन वजीर, जो मिस वजीर के नाम से जानी जाती है, तो सैलाब के एक दिन के पहले जो है उसने एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी थी। उसने खुद जो है गली गली मोहल्लों में जाकर और मसाजिद में जाकर ऐलानात किए थे और दरवाजे खटखटाए थे, लोगों को घरों से महफूज मकामात पर उसने मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। फिर जब सैलाब की सूरत हाल जो है शुरू हो गई और पानी का बहाव ज्यादा होने लगा, तो उस वक्त भी रात गए जो है मिस वजीर ने जो है रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचकर खुद जो है सैलाब पानी में एक खातून होकर उसने घरों से लोगों को रेस्क्यू किया, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। जो एक काबिल तहसीन बात है हमारे इस इलाके के लिए कि ऐसी खातून यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है कि उनको इस तरह का गम था कि वो लोगों को अपनी फिक्र उसने छोड़ दी थी और इस नौशेरा के अवाम की फिक्र उन्हें कर रही थी। और अब तक जो है उसकी मुसलसल ये एक्टिविटी जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो बंद टूट गया था नौशेरा कला के मकाम पर, जो शगाब पड़ गया था, तो उस दौरान हम जब वहां पर कवरेज के लिए गए थे तो उस दौरान भी ये कुर्रतुल-ऐन वजीर जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल है नौशेरा में, ये उस टाइम भी वहां पर पहुंच गई थी जिस टाइम लोग वहां से नकल मकानी कर रहे थे। तकरीबन उस वक्त भी वहां पर मौजूद था और वहां पर ये उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ये खुद कर रही थी और लोगों को महफूज मकामात पर जो है ये मुंतकिल वो काफी इन्होंने काम किया है। सही। अच्छा मोहम्मद असद, मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है नौशेरा में? अभी आपको किस चीज की जरूरत है? लोग कहाँ पर मौजूद हैं? किस तरह का माहौल है और किन चीजों की जरूरत है? अभी का मैं अगर बताता चलूँ तो इस वक्त नौशेरा के अवाम के लिए तो सबसे पहले अच्छी और बड़ी खबर ये है कि दरिया काबुल में नौशेरा के मकाम पर जो है पानी का लेवल जो है इंतहाई कम हो गया है। रात 10 बजे के बाद पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 2,80,000 क्यूसेक तक है। ताहम नौशेरा कला का जो इलाका है जहाँ 4 यूनियन काउंसिल है, वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें मानाखेल, डागीखेल, शलाखेल, अबाखेल, नवे किले, मिसलाबाद और अब्दुल्लाबाद ये इलाके शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर मानाखेल, शलाखेल और मिसलाबाद का इलाका है और इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जो अशद जरूरत है इन लोगों को जो है सबसे पहले तो फूड की जरूरत है, क्योंकि मुसलसल 4 दिन से यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो तिजारती मराकज़ है वो बंद है और ये लोग जो है वहाँ पर एक पहाड़ है वहाँ पर मैसूर है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को तो सबसे पहले यही जरूरत है, फिर इसके बाद मेडिसिन की जरूरत है इन लोगों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है बीमार भी पड़ गए हैं खुली फिजा में रहकर। और दूसरी बात इसमें ये है कि अब जब पानी जो है गिरना शुरू हो गया है तो नौशेरा कला के मकाम पर कई मकानात ऐसे हैं कि उनकी दीवारें गिर गई है, कई कमरे गिर गई है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले इस जरूरत है कि उनकी रिलीफ की जाए, उनकी आबादकारियों में उनकी मदद की जाए। सबसे ज्यादा जरूरत उनकी जो है आबादकारियों की है। ठीक है। और बिजली आपके यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही है? क्या सूरत हाल है बिजली के हवाले से? जिन मकामात में सैलाबी पानी अभी भी मौजूद है तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी भी वहाँ पर जो है बिजली बंद है और जो इलाके जो है सैलाब से महफूज है तो वहाँ पर बिजली जो है वो फहाल है और मुसलसल चल रही है। लेकिन जहाँ पर अभी भी सैलाब का पानी मौजूद है वहाँ पर नहीं, मुअत्तल किया हुआ है। सही, मुनक़ता की गई थी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असद आपका, ये तमाम इन्फॉर्मेशन का इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन इसमें सबसे खुशाइंद बात ये थी, जिस तरह मोहम्मद असद ने भी हमें बताया और सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था, इसमें एक खातून की पजीराई यकीनन हो रही है। कुर्रतुल-ऐन वज़ीर के बारे में जिस तरह बात की जा रही है, उनकी पजीराई बिल्कुल हो रही है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि विजन
ان کا ویژن تھا پہلے سے میٹ ڈپارٹمنٹ یا جس طرح سے اداروں کو بتا دیا جاتا ہے, پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے, جتنی منسٹریز ہیں, جتنے کنسرن لوگ ہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جی اس طرح کی پیش گوئی ہے. اس پیش گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے بیوروکریٹس پہ, جو کہ جن کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں, کیونکہ یہ شی از ون آف دا بیوروکریٹس, اور اس کے علاوہ ہماری حکومت پہ, ضلع انتظامیہ پہ, ان سب پہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ لائے عمل اختیار کرتے ہیں اور آگے ایسا کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ دیا جا سکے. اسی بات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے قرۃ العین وزیر نے, اور ان کا جو یہ اوور آل ان کی تعریف کی جا رہی ہے, یہ ایکچولی ان کے ویژن کی تعریف کی جا رہی ہے, یہ ایکچولی ان کی تگ و دو کی تعریف کی جا رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایفرٹ کی اور مصیبت آنے سے پہلے ایفرٹ کی. جس طرح انہوں نے بتایا ابھی محمد اسد نے کہ ان کے گھر میں بھی 8 فٹ پانی اس وقت بھی کھڑا ہے اور گھر گر بھی گیا ہے, اور بھی اس طرح مکانات وہاں پر گرے ہیں, لیکن اس سے ایک چیز صرف ہوئی ہے, یہ نقصان میرے خیال میں جان لیوا ہے. اپنے گھر کو گرتے دیکھنا یہ بہت بہت تکلیف دہ منظر ہے, لیکن جان بچ گئی, اولاد بچ گئی. ابھی بھی آپ اپنے حواس میں ہیں اور اپنی فیملی کو فیڈ کر سکتے ہیں, ان کو کہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اس پورے ایک جو ڈیزاسٹر ہے اس میں یہ بھی میرے خیال میں اگر اتنا بھی آپ کی حکومت آپ کے لیے کر دیتی ہے, یا اتنا بھی وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں کافی ہوتا ہے. یہی چیز اور یہی پریکٹس دوسرے صوبوں میں بھی لوگوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت پرانے لوگ ہیں جو جدی پشتی پالیٹکس کر رہے ہیں اور خاندانی پالیٹکس ہو رہی ہے اور خاندانوں کے خاندان نکل رہے ہیں, نئی جنریشن آ رہی ہے, لیکن پھر بھی ویژن کا فقدان اپنی جگہ اسی طرح برقرار ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میرپور خاص سے انور بروہی, ہمارے نمائندے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ انور, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. جی میں ٹھیک ہوں. میں آپ کی خیریت بھی دریافت کرنا چاہتی ہوں, آپ کی فیملی کی بھی اور آپ کے گرد و نواح کی میرپور خاص میں. بہت بہت شکریہ. جی کیا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرپور خاص ضلع سے بارش متاثرین کی جو نا مزید پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے. سیم نالا, پران نالا اور ڈورو نارو جو نا کینال ہے, ان میں شگاف پڑنے سے متاثرین جو پہلے سے بے یار و مددگار روڈوں کے کناروں پہ دربدری کی زندگی بسر کر رہے تھے, ان کی پریشانی مزید اضافہ ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, بارش کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک بھی جاری ہیں. میرپور خاص ضلع میں ہزاروں خاندان دربدر اور لاکھوں ایکڑ فصلیں لوگوں کی تباہ ہو چکے ہیں. جی ضلع میرپور خاص کی 7 تحصیلیں ہیں. یہاں پہ 7 تحصیلوں میں 417 دے شدید متاثر ہوئے, جس میں تعلقہ کوٹ غلام محمد کے 114, تعلقہ سنگری کی 76, تعلقہ ڈگری کی 69, تعلقہ جڈو کے 63, تعلقہ حسین بڑی مئی کی 47, تعلقہ شجاباد کی 46 اور تعلقہ میرپور خاص کے 2 دے بارش سے شدید متاثر ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں, یہاں پر مقامی انتظامیہ ہے, مطلب آٹے میں نمک کی برابر ریلیف دینے کے لیے لوگ یہاں پہنچتے ہیں, اور تقریباً 1.5 پاؤ یا آدھا کلو چاول جو نا بریانی دے کے. اچھا انور بروہی صاحب, اس علاقے سے منتخب نمائندہ کون سا ہے؟ جی منتخب نمائندہ یہاں پر ایم این اے میر منوار ٹالپور جو پیپلز پارٹی کا ضلعی صدر ہے. اور وہ کہاں ہیں؟ وہ اس وقت وہاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ کہاں ہیں وہ اپنا ڈگری سے تعلق ہے ان کا, وہ اپنے علاقے کی مطلب وزٹ کر رہے ہیں. ابھی مین جو نا بات ہے کہ لوگوں کو ریلیف کچھ بھی نہیں مل رہا. ہم جہاں جہاں وزٹ کرتے ہیں لوگ یہی مطلب چلاتے ہیں. انور صاحب, سندھ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم اتنے ٹرکس بھجوا دیے, ہم نے ایسا کام کر لیا, ہم نے ریلیف کے لیے پیسوں کا بندوبست کر رہے ہیں یا اعلان کر رہے ہیں. اتنا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ تک یا آپ کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا؟ بالکل آٹے میں نمک کی برابر جو نا لوگ اتنے یقین کریں. ہم آئے دن وزٹ کرتے رہتے ہیں. لوگ جو نا روڈوں کے کنارے دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں. کل میری وزٹ ہوئی تھی تعلقہ حسین مری کی, پیپلز پارٹی کے جو نا کارکن سابق یوسی ناظم, وہ چلا کے رڑیاں کر رہا تھا. وزیر مری جس کا جو نام ہے, وہاں پہ منتخب جو نا جنرل کونسل پیپلز پارٹی کا, وہ بھی چلا کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی مختار کار فون نہیں اٹھا رہا, ڈپٹی کمشنر فون نہیں اٹھا رہا. پورے اس پہ یوسی ترکلی مری میں 500 جو نا روڈوں کے کنارے پہ دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں. صرف
मुख्तियार कार यहाँ पे कयूम निगारी तलका हुसैन मरी का सिर्फ सही। एक देख जो ना अपना पटे वाले हैं या किसी की मार्फत तो भिजवाता है, कभी रात को 1 बजे कभी रात 12 बजे, उनको यही कहा जाता है कि ये एक देख इस रोड पे सबको मतलब बांट आना। और आप ये जरा सोचिए 500 बंदों की ये एक देख जो ना अपना बिरयानी कैसे उनकी जो उनको बांटेंगे, कैसे लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात। मैं अपना मीरवार रोड पे मैं जब विजिट पे गए, यकीन करें एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने गाड़ी के सामने आ गया और इसे रनियां करने लगा, बोला आप मेरे लिए खाना लाए हो क्या? मैं यकीन करो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। बोला ये बेशक बेशक अनवर साहब, ये मनाजिर बहुत दिल को दुखाने वाले हैं और हम इस वक्त दुआगो हैं कि अल्लाह ताला करम कर दें, किसी के दिल में रहम डाल दें। एनजीओज और बाकी लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचें और रिलीफ फराहम करें या रिलीफ के हवाले से कुछ काम करें, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया अनवर बरोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे दोबारा इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि खैरपुर मीर्स में पिछले दिनों एक स्कूल में फैमिली को, मुख्तलिफ फैमिलीज़ को 4-5 घराने थे, उनको रखा गया, बचाया गया कि जी वो घर उनके टूट गए, उनको स्कूल में रखा गया। वहाँ जब खाने पीने का सामान आया, क्यों वो रिलेटेड थे आपस में, तो 2 कज़न्स की आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि खाने पीने का सामान कम था, वो लोग भूखे थे, लोग ज़्यादा हैं, तो एक ने चाकू निकाल के दूसरे को मार दिया। दिस इज़ रियलिटी। ये चीज़ मुझे पता चली और मतलब जो वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है, जो वहाँ के लोकल्स हैं जो हमसे राब्ते में हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि कज़न्स थे, आपस में उठना बैठना और सब मिल के वहाँ पर गए थे कि जी हम स्कूल में पनाह ले लेते हैं जो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वहाँ खाने पीने की अशिया का इतना फुकदान था। आप देखिए कि उनका मेंटल लेवल क्या हो चुका है, उनकी सूरत हाल इस वक्त क्या हो चुकी है कि एक कज़न ने दूसरे कज़न को वहीं उसकी डेथ हो गई, चाकू मार दिया। तो ये इस वक्त के हमारे मुल्क के हालात हैं और मेरे ख़्याल में बस हम अपनी ज़िम्मेदारी के तहत यही कोशिश करते हैं कि यह आवाज़ बुलंद की जाए और ये आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचे जहाँ पर एयर कंडीशन में बैठ के प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन उस प्लानिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन के मराहिल जो हैं वो बहुत संगीन हैं, बहुत मुख्तलिफ और मुश्किल हैं और बहुत सा सामान जो रिलीफ के लिए भेजा जा रहा है वो आम मार्केट में बेचा जा रहा है। ये तमाम वो हकाइक हैं जिससे इंसान लरस जाता है कि ना हमारा ज़मीर है, ना हमारे दिल में कोई और सोच है, ना हमारे अंदर शायद इंसानियत बची है। और आज ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, अपने लोगों को तड़पता हुआ देखने के बावजूद जान ले रहे हैं एक दूसरे की, मर रहे हैं। ये बच्चे के बारे में जो उन्होंने कहा कि गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और कहा कि खाना लाए हो मेरे लिए, ये क्या सूरत हाल है। विद दैट यहाँ एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद कुछ टॉपिक को चेंज करेंगे, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ बड़ी अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं, लेडीज़ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। और मैं हमेशा देखती हूँ कि वो लोग जो मेहनत करते हैं, वो लोग जो लगे रहते हैं, जो हार नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे इनको बुलाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन कहती हैं कि जी मेरे साथ ये दिक्कत थी, मेरे साथ वो दिक्कत थी। कोई लाने छोड़ने वाले से लेकर, शादी से लेकर, बच्चों से लेकर, हर तरह के प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं कि ये इसने हमारी ज़िंदगी में आके एक हर्डल क्रिएट किया और हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान हैं दोनों, वो अपने अपने तौर से बहुत कुछ कर रही हैं और ज़िंदगी में मुख्तलिफ हर्डल्स यकीनन रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नाम भी बनाया, उन्होंने अपनी बड़ी डिग्रीज़ भी हासिल की और बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर चल रही हैं। और ये स्टोरीज़ जो हैं, या ये जो बल्कि ये जो फैक्चुअल स्टोरीज़ हैं, ये सुननी ज़रूर चाहिए और सुनने के काबिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले हाफिज़ा मरियम आसिफ साहिबा, ट्रेनर हैं, इंग्लिश लेक्चरर हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी और इकरा यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसको कहा जाता है कि पेपर देते रहो, बूढ़े हो जाओगे और उसके बाद आपकी ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगी। बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी मेरे साथ भी जो मेरी क्लास फेलोज़ थी, उन्होंने दरमियान में छोड़ दिया
لیکن یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گی. اور ماشاءاللہ شاہین ٹیپو ہمارے ساتھ موجود ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, پریکٹس کر رہی ہیں, اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ 4 بچوں کے بعد ان کی سرٹیفکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. That's an additional credit, I would say. کیونکہ لوگ کہتے ہیں 1 بچے 2 بچے جی بڑا مشکل ہو گیا ان کو بڑا کرنے میں, تو جب آپ کے پاس ماشاءاللہ 4 بچے ہوں اس کے بعد بھی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جیسی سرٹیفکیشن کمپلیٹ کریں, تو ہیٹس آف ٹو شاہین. اور شاہین سے ہم بات کریں گے. پہلے ذرا حافظہ صاحبہ آپ بتائیے. اچھا, میں آپ کو مریم کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, مریم نے بہت ماشاءاللہ پڑھائی کی ہے. مریم کے بارے میں کافی عرصے سے جانتی ہوں. پہلے حفظ کیا, پھر معلمہ کے حوالے سے بھی کورس کیا, مختلف ڈگریز ہیں جو آپ کو بتائیں گی. ہمارے ایک آصف بھائی ہوتے ہیں, ہمارے ٹیلر ماسٹر ہیں, ٹیلرنگ کی شاپ ہے ان کی, اور ان سے مجھے پتہ چلتا تھا ان کی یہ بیٹی ہیں, اتنی محنت انہوں نے کی اپنی زندگی میں. اور سب سے زیادہ خوشیاں میں اپلوڈ ان کو اس بات پہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی روشن خیالی, بیٹی کو لے کر جو روشن خیالی ہے. کبھی میں نے ان سے یہ نہیں سنا کہ وہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بیٹی کی یہ پڑھائی کی بات. مجھے بھی جب بھی میں پوچھتی تھی پڑھائی کے بارے میں بتاتے تھے. تو کون کون سی ڈگریز مریم آپ نے حاصل کی؟ اسٹارٹ تو میرا ہوا حافظ قرآن سے. یہ پہلی کوالیفیکیشن تھی جو کہ شاید پتہ نہیں خدا کی مہربانی ہے اس میں انسان کا کچھ اتنا عمل یہ تو بڑا دخل نہیں ہے. کرم ہے. پھر اس کے بعد جیسا آپ کو پتہ ہے جب ایک حافظ قرآن جو ہوتے ہیں سم ویئر ان کے جو بیک گراؤنڈز ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ عالمہ کی طرف چلے جائیں, ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کر لیں, تو پھر وہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا تھوڑا سا کہہ لیں ریبیلیس مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا کہ ویریشنس لانے تھے کریئر میں. سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ my bachelor's from University of Karachi, and then I have completed my master's in English linguistics. اچھا. Then I have completed my second master's in English literature. Wow. And then finally I have just recently completed my MPhil in applied linguistics from NAD University of Engineering and Technology. ماشاءاللہ. This is what I have done so far. اور یہ تو بڑی جلدی جلدی آپ نے بتایا, اور مجھے پتہ چلا کہ ٹرینر جس طرح آپ کہتی ہیں, سو یہ کون سی ٹریننگ ہے؟ ایکچولی یہ برٹش کاؤنسل کراتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ٹریننگز ہوتے ہیں. سو ان کا ایک پروگرام تھا CC4, جس کے لیے جو ہے وہ دے ہیو سلیکٹڈ ٹرینرس اکراس پاکستان. سو آئی واز ون آف دیم, اینڈ پورے انٹائر سندھ اینڈ بلوچستان میں جو آپ کی ٹریننگز ہوتے ہیں, ٹیچر ٹریننگز کی, پرنسپلس کی اسپیسیفکلی جو ٹریننگز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آئی واز انوالو اینڈ آئی ہیو اچھا, یہ تو ساری بہت اچھی باتیں ہیں, اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ نے کر لی ہیں اچیو. لیکن اس اچیومنٹ کے پیچھے بہت سی محنت ہوتی ہے, بہت سے آنسو بھی ہوتے ہیں, بہت سی تھکن ہوتی ہے, بہت سی سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں. سو اس کے بارے میں بھی تھوڑا تذکرہ کرو. بہت ساری, بالکل آپ نے کہا, ہرڈلز ہیں, پرابلمز ہیں, لیکن اگر آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, اگر آپ کی فیملی بہت سپورٹیو ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور ہرڈلز تو بہت سارے تھے. لائک میرا سب سے پہلا سوئچ جو تھا, جو اسلامک لرننگ سے انگلش کی طرف کا جو سفر تھا, وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا, بیکاز جو میری کلاس کے اسٹوڈنٹس مجھے ملے وہ کافی ایک او لیولس کے اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس تھے. تو دا ویری فرسٹ ماسٹرز جو میرا تھا وہ دیٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ. لائک آئی ریممبر کہ میں شاید پتہ نہیں کتنی راتوں سوئی تھی یا نہیں سوئی تھی, یاد نہیں ہے مجھے, بٹ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. تو وہ بہت مشکل ایک سوئچ تھا. بٹ that was there. I have given myself a challenge that I have to do it, I have to achieve it. Somewhere at the back of the mind یہ تھا کہ جو ایک مینٹیلٹی ہے ہمارے پاس پاکستان میں جو ایگزسٹ کرتی ہے کہ شاید ہم بہت ڈومین اسپیسیفک ہو جاتے ہیں لوگوں کو لے کے, کہ اگر بھائی حافظ قرآن ہے یا تھوڑا سا اس پرسپیکٹیو والے ہیں تو ان کے لیے صرف یہی ڈومین ہے. اسپیسیفک ٹو انگلش یہ بہت ایک جو ہے وہ مت ایگزسٹ کرتی ہے. وی ڈونٹ بلیو کہ شاید ان کا بہت زیادہ کوئی کریئر ہے یا بہت زیادہ یونیورسٹی لائف میں آگے جائیں گے. سو دیٹ واز دیئر ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ, بیکاز آئی ہیو ہرڈ اٹ سو مینی ٹائم, دس اسٹیٹمنٹ. سو آئی ریممبر دیٹ I have to fight with certain individuals because میرے پاس ریکمنڈیشن آ رہے تھے کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں کر لوں یا عربک میں کر لوں, کیا ضرورت ہے. یس, تو وہ تھوڑا میرا ڈومین بھی تھا, بلکہ مجھے کہا گیا کہ شاید وہاں پہ تو تم گولڈ میڈلسٹ بن سکتی ہو بیکاز اٹس یور ڈومین اینڈ یو ہیو a lot of knowledge about it. But at the back of my mind somewhere that was a vision that I have to break it, because the person who can memorize this holy book, I think this is the last thing on earth, difficult thing on earth. So English or any other domain is not difficult. اچھا, we'll come back to you اور ہم مزید چیزیں آپ سے جانیں گے. جی شاہین, آپ کو تو میں دیکھتی رہی ہوں. شاہین کا ایک وہ ٹائم تھا جب یہ بچوں کو چھوڑنے لینے آتی تھی اسکول میں اور بتاتی تھی کہ ہاں میرا ایک پیپر ابھی مجھے دینا ہے, 2 پیپرز دینے ہیں. سو اوور ٹو یو بھائی, آپ بتائیے کیسے سیے اور پھر کیسے بریکس آئے اور کیسے کیا.
No, so CA was the principal thing I was doing till the time I got married. Actually हुआ ये कि मेरी जब CA की आर्टिकलशिप चल रही थी, at that time मेरी शादी हो गई last year में. So I completed that last year after my marriage, और उसी दौरान मैं UK भी होके आ गई और ये सब कुछ हुआ. कॉन्वेंट पे जो आप हाँ जाते हैं, जी। एग्जैक्टली तो वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था. आई मीन और बिकॉज आप काम में बहुत अच्छे जाने जाते, यू हैव अ नेम और बड़े बड़े क्लाइंट्स कर रहे हैं, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली. फिर आई हैड माई फर्स्ट प्रेगनेंसी और वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी थी बिकॉज एक कंडीशन होती है इसमें, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग्स जो मतलब अनकंट्रोलेबल होती है, यू हैव टू टेक मेडिकेशंस एंड ऑल. So at that time I took a break और वो break पता भी नहीं चला 8 से 10 साल पे 8 से 10 साल का हो गया। Yeah, exactly. I didn't work for 8 to 10 years. और सबसे बुरी बात ये हुई कि मैंने जिस लेवल पे मेरे एग्ज़ाम्स थे, I didn't take any papers in between, ना पढ़ा मैंने. Because right after my first pregnancy, 2 years में I had my second baby. तो आई गॉट सो बिजी और लाइक आपकी लाइक मेडिकली भी आप थोड़ा वो फील कर रहे हैं, तो वो जो था लगता था कि 1-2 साल में आई रिटर्न बैक टू वर्क, वो थोड़ा एक्सटेंड होता गया और होते होते पता नहीं चला कि कब विथ 3 बेबी आप पढ़े ही नहीं. और फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब तो आई एम फुली डेप्रिशिएटेड, नोबडी वुड हायर मी बिकॉज. अच्छा, और उस दौरान लेकिन आपने घर में डिजाइनिंग शुरू कर दी थी? बिकॉज खाली बैठने की आदत नहीं थी और जिस तरह हम ट्रेन थे तो ये था कि वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट बड़ा जैसे की था उसमें, बिकॉज आपका जो पोर्टफोलियो होता है बहुत सारे क्लाइंट्स आप एक साथ कर रहे होते हैं. तो फिर आई स्टार्टेड लाइक डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, ऐसे शौकिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बड़ी सक्सेस मिली. आई डोंट एडवर्टाइज इट दैट मच क्योंकि वो बच्चों के साथ मुझे लगता था थोड़ा जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही करूँ, बट इट गॉट अ नेम, वहाँ पर भी ये हुआ. बट ये था कि फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ दैट ये क्या हुआ 8 साल बाद आपको क्या हुआ जो आपने सोचा कि नहीं अब मैं कर ही लेती हूँ? एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड एक था कि लाइक आई ऑलवेज मिस माई वर्क. जो एक होता है ना कि आपका ऑफिस, आपका जब मैं देखती थी अपने कोलीग से मिलती थी तो लाइक आई वांटेड टू गो बैक, बट हमारे यहाँ एक बहुत आयरनी ऑफ द सिचुएशन आई वुड से कि ऐसा वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल टाइमिंग, there was no facilitation for women to come out कि आप दोबारा से स्टार्ट करें. और इवन जो उस वक्त जो काम कर रहे हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो there was this lady जो फर्स्ट women led chartered accountant firm उनकी थी, हिना उस्मानी उनका नाम है. आई वुड लाइक टू मेंशन हर नेम बिकॉज उन्होंने बहुत सी लाइफ्स को टच किया. आई डोंट नो उनको रियलाइजेशन है या नहीं, बिकॉज वो जो एक पुश चाहिए था टू कम बैक एंड गेन द कॉन्फिडेंस. बिकॉज व्हेन आई जॉइंड हर फर्म एज अ सीनियर मैनेजर, तो अब 8-10 साल बाद आप आए हैं तो आप यू आर नॉट श्योर कि कर भी सकेंगे या नहीं. इतना कुछ तो भूल भी जाते हैं ना वो जो आपने पढ़ा होता वो है. सब जी। माइंड में था और उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग और लगा कि इट वाज एवर देयर. जैसे एक ब्रेक आ गया था बीच में एंड आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया. सो आई वर्क विद हर फॉर अराउंड लाइक अ ईयर और उन्होंने ये किया हुआ था कि फ्लेक्सी टाइमिंग्स थी, तो दैट वाज सूटिंग मी कि मैं अपने बच्चों को खुद ही ड्रॉप करती थी. बाय दैट टाइम आई हैड 3 किड्स. सो स्कूल ड्रॉप 3 बच्चों के बाद आपने काम दोबारा रिज्यूम किया? जी एग्जैक्टली. एंड इन बिटवीन मैं अपना वो डिज़ाइनिंग का काम भी करती रही एंड बिकॉज दैट वाज माय बेबी एज वेल. एक छोटा सा शुरू करके एक्सपेंड हो गया. So I was juggling in between both of them because मेरी एसोसिएशन दोनों से थी. So फिर I had a break जहाँ से मैंने आर्टिकल्स की थी EY, they called me back और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि फर्स्ट हाफ आप काम करें एंड लाइक रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन वर्क फ्रॉम होम. दैट वाज अ फिनोमेनन जो वर्ल्ड ओवर था. आई थिंक शाहीन इस सब में आपको जितने लोग मिले वापस आने के लिए exactly. वो भी बहुत काउंट करता है. यानी हम अगर अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाएं
کہ یا ہمارے ماحول کو, ہمارے آفس کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ لوگ کام کرنا چاہیں. اگر آپ کو بچوں کی ٹینشن نہیں ہے, پک اینڈ ڈراپ, کیونکہ شادی کے بعد سب سے میجر آپ کا ایشو یہی ہوتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم میں فلیکسیبلٹی اس طرح نہیں ہوتی, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک کام اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. خیر, ان چیزوں کا ابھی ہم نے بڑا تھوڑی سی بات ہوئی ہے, تو ایک بریک یہاں آ گیا, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے, ان سے مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ جب ہم آلریڈی بات کر رہے تھے شاہین, ٹیپو اور مریم آصف سے, ان سے بھی باتیں ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان کو روک لیا. ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں اور ہمیں اب جوائن کیا ہے. جی آپ کو یہ بتاتے چلیں, اپنے طور سے اپنے بزنس آئیڈیاز کو لے کر زندگی میں اتار چڑھاؤ, زندگی میں بریکس اور بچے اور شادی, پروفیشنل لائف کو کنٹینیو کیے ہوئے تھیں, لیکن اس کے بعد چینجز آئے. سو آج ہم ان تمام خواتین پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوش, جنہوں نے بڑا ہی منفرد قسم کا کیفے کھولا ہے, پلے ڈیٹ کیفے ہے وہ, اور اس کے بارے میں آپ سے معلومات کریں گے. ہم السلام علیکم گلوش, کیسی ہیں؟ اپنے نام کی طرح منفرد کیفے آپ نے کھولا ہے, جو کہ وقت کی ضرورت تھا. پلے ڈیٹ ویسے تو لوگ کرتے رہتے ہیں آپس میں, کچھ لوگ کرتے ہیں جی بچوں کو ملوانا ہے اور پلے ڈیٹس ہو رہی ہیں, لیکن پلے ڈیٹ کی ایک جگہ ہونا اور وہاں پر پھر وہ امپورٹنٹ گیمز ہونا, وہ کوالٹی ٹائم ہونا, اس کے بارے میں آپ سے معلومات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قرۃ العین, جو کہ این بیکرز کے نام سے کام کر رہی ہیں. یہ بھی پروفیشنل لائف میں مصروف تھیں اور MBA کے بعد اپنی جاب کنٹینیو کیے ہوئے تھیں, لیکن اس کے بعد زندگی کا ڈفرینٹ موڑ آیا, وہ موڑ جس کے بارے میں سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہی موڑ تھا نا. اور اس کے بعد چینجز ہوئے. پیشن آپ کا بچپن سے تھا. بالکل, یہ میرا بہت شروعات آپ سے گلوش کرتے ہیں, بتائیے یہ پلے ڈیٹ کیفے کیا ہے؟ پلے ڈیٹ کیفے بیسکلی ایک ایسا کیفے ہے جہاں پہ ہم نے بچوں کے لیے بہت ساری گیمز اور ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. اٹس این انڈور سیکیور ایریا جہاں پہ نہ صرف بچے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے جو ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے ساتھ ان کے جو سبلنگس ہیں یا جو بھی ان کے فرینڈس ہیں, وہ بھی اتنا ہی انجوائے کر سکتے ہیں. سو اس میں فیملیز ساتھ آتی ہیں اور کیا کیا کس طرح ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے پلے ڈیٹ کے نام سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پلے ڈیٹ ایسی ٹرم ہے جس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ مل کے آپس میں کھیلتے ہیں, بڑے بھی جو ہیں وہ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. دے ہیو دیئر ریئلی کوالٹی ٹائم اینڈ گڈ ٹائم ٹوگیدر. تو اس کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ہم نے یہ کیفے اوپن کیا جس میں ہم نے پلے ایریا کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز اور ایسی انٹرسٹنگ گیمز اور اتنے ٹوائز ہم نے رکھے. اچھا, یہ اس وقت نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں, یہ مختلف گیمز ہیں. جی بالکل, یہ پلے ایریا ہے ہمارا جو ہم نے بیسمنٹ میں بنایا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کو صرف اور صرف ایک کھیل کا ایک انوائرمنٹ ملے ہر طرف. بہت ساری ہماری ایکٹیویٹیز. یہ ایج اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہوں گی, کوئی کسی ایج تک کے بچے کے لیے, کوئی کسی ایج تک کے, یا ہر طرح ہر کوئی جا سکتا ہے؟ ہمارا جو پلے ایریا ہے بیسکلی جو بھی آپ نے دیکھا, اور جو واٹر ایریا ہے یہ ہمارے جو ہے 11 منتھ سے لے کے 10 سال تک کے بچوں کے لیے ہے. اچھا. اور اس سے جو بڑے بچے ہیں, ٹین ایجرز ہو گئے, جو ایڈلٹس آتے ہیں کمپنی, ان کے لیے ہمارے پاس بورڈ گیمز ہوتی ہیں جس میں جینگا, لوڈو اور کیرم بورڈ, سیکوینس, اس طرح کی وہ ساری گیمز ہیں جو کہ یوزلی ہمارے جو ہے پاکستان میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں, کھیلی جاتی ہے, اینڈ دے ریئلی انجوائے اٹ. بڑے اپنے اوپر کیفے ایریا میں فوڈ اینڈ بیوریجز کے ساتھ گیمز انجوائے کرتے ہیں, اور بچے جو ہے وہ بیسمنٹ کے ایریا میں انڈور اینڈ ویری سیکیور انوائرمنٹ میں, ہماری اٹینڈنٹس بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, فیمیلز جو کہ بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں. وہاں پہ بچے اپنا بزی ہوتے ہیں. اچھا, بزی ہو جاتے ہیں. اور بچے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں, جیسے شاپنگ جانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے, کیا اتنی سیف انوائرمنٹ ہے اور اس طرح کی نگہداشت ہوتی ہے کہ بچے کو چھوڑ کے جایا جا سکتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے؟ بالکل, انفیکٹ ہم لوگ یہ چیز بھی بہت انکریج کرتے ہیں کہ جو مدرس ہیں یا جو پیرنٹس ہیں جو باہر اگر سپوز وہ لنچ یا ڈنر پہ جانا چاہ رہے ہیں,
या वो किसी सैलून में या कोई फीमेल कोई मीटिंग है उनकी, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल इजीली रिलैक्स तरीके से छोड़ सकती हैं, बिकॉज हमारी ईच एंड एवरी कॉर्नर इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड बाय द विजिलेंस कैमराज, हमारे पास उसका एक्सेस होता है। बिसाइड्स दैट अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो हम उन्हें भी ये एक्सेस जो है वो दे सकते हैं अगर अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ के जाते हैं, बट देयर इज लिटिल प्रोटोकॉल कि उन्हें अपनी कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस हमारे पास जो वो लिखवाना होता है, एंड अदरवाइज ये सारी फैसिलिटी फॉर इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द पेरेंट्स फॉर एवरीवन। ये और वो जरूर बच्चों को छोड़ के एक्चुअली जाते भी हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे शॉपिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल जाना नहीं सही, चाहते, या मीटिंग्स भी हैं या कोई और चीज़ें हैं, बिल्कुल। हर वक्त आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती कि आप घर में छोड़ सकें बच्चे को, बिल्कुल तो लोग सही। सोचते हैं कि कुछ ऐसी जगह भी होनी चाहिए। एक मुझे याद है पहले था किड्स दुनिया, याद है आपको? बंद हो गया, अब तो नहीं है उस तरह, तो वो भी एक कॉर्नर से आप जाते थे और दूसरे कॉर्नर से बच्चे मिलते थे आपको, तो वो भी बड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट थी, तो उस वक्त भी लोग किया करते थे। खैर अच्छा जी, जो पैशन अब प्रोफेशन बना आपका, कुरतुलैन साहिबा और एन बेकर्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके बारे में हमें बताइए। इसके बारे में बस इस तरह से था कि कोई प्री प्लान नहीं था। एज आई मतलब हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कस किया कि आई गॉट मैरिड राइट आफ्टर माई मेट्रिकुलेशन। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो पढ़ाई आपने MBA शादी के बाद की सब है? शादी के बाद की है। और पहले ये साल आपको पता है जैसे कि वो प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती तो वो 1 साल का गैप देने के बाद और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद एक टाइम ये होता था कि माय हस्बैंड यूज्ड टू ड्रॉप माय सन टू अ स्कूल एंड टू मी टू अ कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। अच्छा अच्छा, तो वो फिर उसके तो साथ आपको बच्चों ने फिर वक्त के साथ साथ तो नहीं बताया कि अम्मा आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं या आप केक बड़ा अच्छा बनाती हैं, सो अब आपको जो केक है अच्छा बेकिंग में बनाती है। आना वैसे ही इज अ वेरी क्रिटिक, मतलब वेरी वेरी जेन्युइन क्रिटिक, एंड आई कैन से कि ही इज माय फूड इंस्पेक्टर। मतलब वो मुझे टेस्ट करके बताएगा कि क्वालिटी। वो सामने बैठा हुआ फूड एग्जैक्टली ही इज देयर। इंस्पेक्टर, बॉडीगार्ड, फूड इंस्पेक्टर और कंपेनियन, बड़ा कुछ हो जाते हैं ना बच्चे जब बड़े होते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, ही इज अ वेरी जेन्युइन क्रिटिक ना, मतलब अगर नहीं होगा नहीं इसमें ये चीज़ कम है मुझे नहीं लग रही, या जो इट वाज लाइक अगर पहले थी तो अब वाली नहीं है इस तरह की। तो ये सिचुएशन है। साथ में जॉब्स वगैरह कंटिन्यू रही थी, फिर मैं काम करती रही। लास्ट में 2018 में मैंने फाइनली रिज़ाइन किया था कम्प्लीटली। फिर वही वाली बात कि जैसे वो घर में बैठा नहीं जाता, तो ये मेरा शौक शुरू से था, तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। भाई रोज़ाना घरेलू डेली। खवातीन तो कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, आप लोग कहते हैं घर में बैठा नहीं जाता। ये क्या है, ये बताएं। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम काम तो किसी चीज़ कर लेंगे। अभी जैसे मैं इस वक्त बात करूं तो मुझे जैसे ये था कि भाई आई हैव टू कम ओवर हेयर, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें थी। अभी सुबह से मतलब मैं इस वक्त रात को आई गेस 4 बजे सोई हूँ और इस वक्त मैं सुबह 6 बजे की उठ के यहाँ बैठी ये हुई सब खवातीन कर सकती हैं, और ये आई एम सो सॉरी मर्द भी कर सकते होंगे, लेकिन अक्सर नहीं कर पाते, माजरत के साथ। रात अगर वो 4 बजे सोए तो सुबह उनको हो मुश्किल हो जाती है। मतलब व्हाट आई हैव बिल्कुल। एक्सेप्शन हमारी टीम के लोग हैं कुछ, लेकिन अदरवाइज आदमियों की बात की जा रही है। टीम के लोग तो, और ये हमारे सारे जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, मेरे ख्याल में लेट भी सोए तो उनको सुबह उठना ही होता है। सो ये इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम। अच्छा, आप दोनों भाई जो ये सोफा है ना, अब ये सोफा हमें बताएगा कि मसाइल क्या है, क्योंकि देखें शाहीन, अब आप माशाल्लाह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब है, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, दीगर और चीज़ें हैं, आप पढ़ा रही हैं, माशाल्लाह एक लेवल पर पहुंच चुकी हैं और इससे आगे भी बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ये नहीं है जैसे लोगों को देख के लगता है अरे इसके साथ तो सपोर्ट थी ना, चलो इसके साथ तो ये था, चलो इसके साथ तो वो था। मैं चाहती हूँ वो चीज़ें भी आप लोग एड्रेस करें जो आपके लिए मुश्किल थी, जिस वक्त आपको ये लगा कि शायद अब मैं नहीं कर सकती, या आपने दिल हार दिया हो अपना। जी। नुसरत, सबसे मुश्किल था पढ़ाई दोबारा शुरू करना आफ्टर वेरी लॉन्ग गैप। जैसे मैंने बताया कि मुझे तकरीबन 10 इयर्स के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे लोग मिले एंड माय बॉसेस दे एक्चुअली पुश्ड मी कि नहीं यू जस्ट हैव 2 पेपर्स, तो क्यों नहीं दे रही। तो वो जो पिक करना था, बिकॉज इन द मॉर्निंग आपकी क्लास 7 बजे है और आपको बच्चों को भी स्कूल भेजना है और खुद भी अपनी क्लास लेनी है, रात को 10 बजे तक क्लास है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक क्लास है? नहीं, बिकॉज 9 to 5 हमारा ऑफिस का टाइम ट्रेनिंग का होता है, तो यू कैन नॉट कीप द क्लासेस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो या तो 7 से 9 क्लास हो रही है और फिर 6 से 10 बजे रात तक, और इवन आई अटेंडेड क्लासेस जो रिवीजन की थी अराउंड लाइक 12 आवर्स स्ट्रेट ऑन वीकेंड्स। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, 7 से 9 सुबह पहले क्लास, बच्चों को ड्रॉप करके क्लास ली, उसके बाद ऑफिस किया 9 to 5,
फिर 6 से 10 फिर क्लास की जी, और इस दौरान में जो घर के काम हैं और खाने हैं और दीगर चीज़ें हैं वो भी मैनेज की। वो सब किया, बट वो 9 to 5 वाला, बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग पहले ही कर चुकी थी. अब लाइक आई वाज जस्ट लेफ्ट विद 2 पेपर्स, तो मैं अपनी जॉब उस दौरान कर रही थी, तो दैट वाज लाइक फ्लेक्सिबल आवर्स थे. अच्छा। तो वो पे मुझे आसानी हुई. तो मैं यहाँ पे यही एम्फेसाइज करूँगी, अगर यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो लोगों को स्पेशली वेमेन को इनकरेज करें, तो दे कैन लाइक गो बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज और कुछ भी अचीव कर सकते हैं. जैसे मेरे लेकिन case में ये लगा शाहीन किसी वक्त के नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, आई एम टू टायर्ड, या ये बहुत मुश्किल है, या ये शायद होगा ही नहीं? ये लगा बिकॉज व्हेन आई हैड 2 पेपर्स लेफ्ट, तो एक मैंने पास कर लिया और फिर सेकंड के लिए आई वाज गियरिंग अप एंड टेकिंग द क्लासेस. सो माय लास्ट प्रेगनेंसी ज़ैना जो थी, तो देन आई गॉट द न्यूज़ अबाउट हर. तो उस वक्त लगा बिकॉज आई हैड अ गैप ऑफ 2 years अगेन. जैसे मैंने फिर लिया 2019 तक, 1920, एंड देन इन 2021 आई टुक द लास्ट पेपर. अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पास किया. उस वक्त लगता था कि ऑलरेडी इतना लंबा स्ट्रेच हो चुका, तो अब जो है अब नहीं हो पाएगा. आई मीन इट्स अ बिट टू मच के अब फिर अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 2 years और सारा कुछ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई से कि माय चिल्ड्रन हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. हाँ, और बिल्कुल. मैंने कंटिन्यू भी और जेस्ट से किया, इसलिए कि आई वांटेड टू टीच माय गर्ल्स स्पेशली नॉट टू गिव अप. जैसे अगर मैं उस वक्त छोड़ देती तो उनके पास भी एक ऑप्शन होता कि आपने भी तो मामा आप छोड़ दिया दें, था ना. ये है. हाँ, तो दैट वाज द सही. मेन रीजन आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग उनको ये मैसेज देना. अच्छा मरियम, आपका तो क्योंकि आपकी अभी शादी नहीं हुई है सो शादी के प्रेशर्स अपनी जगह होंगे कि ये पढ़ाई किए जा रही हो, शादी कब करोगी और क्या है? बिल्कुल, ये आपने कहते हैं ना दुख की रग पे हाथ रख दिया. तो ये मामलात बहुत ज़्यादा ही थे. मेरा ख्याल है कि जब मैंने अपना फर्स्ट मास्टर्स किया था, अगर आप बीइंग अ वुमेन, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो वो फ्रॉम द वेरी अर्ली थे, बिकॉज द काइंड ऑफ अ सोसाइटी वी लिव इन. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी या सोसाइटी का माइंडसेट होता है कि चलो ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया, इट्स मोर देन इनफ. तो वो माइंडसेट था, बिल्कुल था. और द क्वेश्चंस वर कमिंग ऑन माय वे कि भाई कब करेंगे. एंड क्योंकि बिकॉज आई वाज अ फर्स्ट चाइल्ड, तो डेफिनेटली कुछ रिलेटिव्स में भी कुछ लोग थे या फैमिलीज थे, बिकॉज के दे वर विलिंग टू डू सो. तो ये सारे प्रेशर थे, बिल्कुल थे. फिर उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट मास्टर्स किया तो प्रेशर और एक अलग लेवल पे चला गया. ठीक है, अब तो मास्टर्स कर लिया, अब और क्या करना है. सो इट्स दिस, अब मैंने एमफिल कर लिया है तो इट्स कमिंग ऑन माय वे, क्योंकि ये रहेगा ये प्रेशर. और क्योंकि छोटी बहनें भी कमिटेड हो गई हैं. यस, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेशर है. प्रेशर है भी और नहीं भी प्रेशर है, बिकॉज वो क्वेश्चन आपकी तरफ आता है. बट आई ऑलवेज हैव वैलिड आंसर्स टू इट. और मुझसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि फैमिली जो है, स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट माय फादर, कि उनका बड़ा सपोर्ट रहता था कि कोई बात नहीं है, तुम अपना कंटिन्यू करो, कोई मसला नहीं है, अभी जो है वो अभी ये चीज़ नहीं करनी. बिकॉज डेफिनेटली बाय द एंड डिसीजन उनका ही होगा टू सर्टेन एक्सटेंट. लेकिन फिर भी एक कंफर्ट जोन मुझे हमेशा देने में उनकी जो एक राय थी एट द बैक ऑफ इट, ठीक है जाने दो, कोई मसला नहीं है. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, कि आई एम लकी इनफ कि मुझे जितने भी सराउंड में जो एक मेन जो मिले, चाहे वो किसी भी जोन में हो, टीचर्स मेरे बहुत अच्छे रहे. अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताऊं तो वहाँ पर बहुत सारे, आई वुड लाइक टू मेंशन सर्टेन नेम्स. अच्छा, सर्टेन नेम्स को आप मेंशन कीजिएगा, वो मैं आपको मौका दूंगी. एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर. ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो गुलबख्श से भी पूछते हैं. इन्होंने भी ये भी बता रही थी कि काफ़ी ब्रेक आए और काफ़ी चीज़ें आई और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटायरली डिफरेंट जॉब हो जाती है और उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें बहुत सारा रिस्क भी है. सो इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक.
वेलकम बैक जी. हमारे पास बड़ी अमेजिंग खवातीन मौजूद हैं आज हमारी गेस्ट, और बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बात करके. हम तो ब्रेक में भी शो चला रहे हैं, ब्रेक में भी बातें कर रहे हैं ना, वो भी कोई रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकता है, उसमें भी पता चलेगा कौन सी और बातें सामने आ रही हैं. अंदर की बातें. खैर, सबकी मिलती जुलती ही कहानी होती है, स्पेशली आफ्टर मैरिज. और अगर आप काम कर रहे हैं कुछ, मिलती जुलती ही कहानी होती है. मैं कहती हूँ शादी आपकी अरेंज हो या लव हो, बाद में एक ही जैसा अंजाम होता है. सो वो जो लोग फील करते हैं ना कि हाय लव मैरिज हुई है या हाय अरेंज मैरिज हुई है, सब एक ही तरह से रह रहे होते हैं बाद में. बहरहाल गुलबश आप हमें बता रही थी, और एंटरप्रेन्योर होना एक अलहदा से जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि फिर आपका रिस्क भी है. आप कहीं पैसा लगा रहे हैं या अपना टाइम दे रहे हैं, वहाँ के प्रॉफिट्स का आपको नहीं पता. तो ये आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया है इसमें, सिंस यू वर नॉट वर्किंग, और अचानक से इंसान कहे कि जी मैं कुछ शुरू कर रही हूँ? बिल्कुल. मेरे ख्याल में आप कोई भी काम जो है बगैर फैमिली के सपोर्ट के कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते. बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके अपोज हो के भी कोई काम स्टार्ट कर दे, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते, आप मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज यू एक्चुअली नीड योर फैमिली सपोर्ट ऑल द टाइम. सो इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी एक मेजर रोल है. ही व्हेन आई सेड कि मैं ओपन करना चाह रही हूँ उस तरह एक कैफ़े किड्स का, सो ही सेड ओके गो अहेड विद इट, बट देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से. आई सेड लीव इट टू मी, बिकॉज वही बात है, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं आप एक रिस्क लेते हैं. अच्छा, लेकिन बैठे बिठाए मैंने देखा, ये जनरल साइकी है ना कि आप घर में, आप सारा घर देख रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, और अचानक एक दिन आप कहें कि मेरा ये आइडिया है और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें क्या एकदम से कॉन्फिडेंस प्लेस कर देती है फैमिली, या उनके जहन में कुछ चीज़ें आती हैं, या आपके लिए मुश्किल होता है अपना पॉइंट प्रूव करना? एक्चुअली मेरा, अगर मैं अपनी बात कहूँगी तो ये मेरे जो ऑलरेडी जो हस्बैंड है, ही इज़ इनटू बिजनेस, सो ही नोज़ काफ़ी सालों से, ही नोज़ कि किस तरह अप एंड डाउन होता है. स्टार्टिंग में नहीं प्रॉफिट्स, आप 1-2 साल तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कोई प्रॉफिट हो. आप ब्रेक इवन पे भी पहुंच जाएं तो एक लगता है टाइम. सो उनकी तरफ से तो मुझे फाइनेंशियल भी था, ही वाज फाइन विद इट. ही सेड कर लो. एक बात जो उनकी मुझे एक बड़ी मोटिवेटिंग लगी थी, वो ये था कि ओके स्टार्ट द बिजनेस, नहीं चला सो डोंट वरी. सो दैट वाज अ थिंग जिसने मुझे एक इतनी सपोर्ट दी कि कोई बात नहीं, अगर पैसे डूब गए, अगर ऐसा हुआ भी तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि ये क्या कर दिया क्यों. बट एट द सेम टाइम मैंने जब एक चीज़ का डिसीजन लिया, सो डेफिनेटली इसके पीछे एक रिसर्च थी, एक टाइम था. मेरी अपनी भी बिजनेस स्टडीज़ हैं. इनफैक्ट मैं भी आई एम डूइंग माई PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट करेंटली. सो मेरी ज़ाहिर जो स्टडीज़ का बैकग्राउंड है, देन आई हैड अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एज वेल. सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस तो मुझे थोड़ा बहुत था आइडिया कि किस तरह से इसको लेके चलना है. Secondly, एक kids का play cafe was, you know, the need of an hour at that time, because we don't have that much secure and indoor secure areas कि जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकें. एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद आप ये बताइएगा, बहुत से लोगों को आपको देख के लग रहा होगा कि इनको क्या टेंशन है, घर के काम भी हो जाते होंगे, बच्चे भी कोई दूसरे लोग पाल लेते होंगे, हस्बैंड को नाश्ता भी कोई दे देता होगा, आपको क्या फिक्र है, आपने तैयार होना है, घर से निकल जाना है, आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? इसका जवाब आप दीजिएगा आफ्टर द कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ. याया साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. तो तमाम खवातीन को सलाम हो. हाँ, मैंने सोचा आज आपके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, सारी खवातीन है, कॉल कर रहे हैं आप. जी पहले तो मैं ये सोच रहा था बात क्या करूंगा, लेकिन मेरे ध्यान में बात सबसे बड़ी आई है. देखिए आजकल जो माशी हालात है उसमें मर्द और औरत दोनों काम बहुत जरूरी हो गया करना, क्योंकि आप घर नहीं चला सकते. मसला ये होता है कि अब माशाल्लाह मैं इनका कॉन्फिडेंस है कि बड़ी खुशी भी और पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं और मुख्तलिफ नौयत के काम कर रही हैं. अब एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे माशरे में खवातीन आगे बढ़ के काम कर रही हैं, और यकीनन इनको कहीं ना कहीं मर्दों की सपोर्ट अपने घर में जरूर होगी, ये काम कर रही हैं. मेरा इनसे पूछना इन सब तमाम खवातीन से, क्योंकि एक मुश्किल काम होता है, मुझे खुद अंदाजा है, ज़ाहिर मेरी बीवी तो काम नहीं करती, लेकिन मसला ये है कि जो घर की खवातीन काम भी कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को भी संभालना, घर को भी देखना. इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, मुझे मैं रियलाइज करता हूँ. तो मुझे इनसे पूछना ये किस तरह मैनेज करती है और क्या प्रॉब्लम होती है. और एक सवाल ये है कि जो ये काम कर रही हैं हमारे माशरे में, उनको हम मर्दों से क्या शिकायत? अरे वाह, हम मर्दों से क्या शिकायत है, इसी पे फोकस करेंगे हम. याया साहब, गुड क्वेश्चन. और कुछ भी नहीं हमें याद है, सॉरी, सिर्फ मर्दों से क्या शिकायत है ये बताएंगे. अच्छा, पहले जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब दीजिए, फिर आप सब बताइएगा कि मर्दों से क्या शिकायत है. हाँ जी.
आपकी तो मेड सारा कुछ करती होंगी ना, आपने क्या कमाल किया है, या घर में देखना होता है आपको भी? नहीं, आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, टिपिकल हमारी एक सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में चाहे औरत पढ़ रही है, अपनी जॉब कर रही है या फिर वो बिजनेस कर रही है, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द टास्क विद योर ओन हैंड्स। चाहे वो आपके पास सर्वेंट्स हैं, मैं अगर अपने घर का जिक्र करूँ तो मैं अपने काम तो अपने सर्वेंट को बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के काम वो मुझे खुद अपने हाथ से करने पड़ते हैं, बिकॉज आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप जो भी कर रहे हैं काम, इसको हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा एक है कि नहीं, यू हैव टू बी देयर बिकॉज इट्स यू आर डूइंग द वर्क बाय योर ओन चॉइस। तो जब चॉइस से करें, सो यू हैव टू मैनेज। तो इस सब में होता ये है कि मैं अगर अपने काम पे हूँ, उसके बाद मुझे अपने बच्चों को खुद पढ़ाना भी होता है, कैन सेंड देम टू द ट्यूशन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे क्या, जितना अच्छा मैं पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चे को, कोई और नहीं। आप पढ़ाती भी हैं और फिर खाना वगैरह उनका? खाना भी मैं खुद बनाती हूँ, बिकॉज कुक का खाना नहीं चाहिए मेरी फैमिली को, जैसे कि हमें घर का ही खाना चाहिए। सो ये पूरी मतलब रात को कपड़े भी प्रेस मुझे पता नहीं, क्योंकि मेड के कपड़े प्रेस मुझे पसंद नहीं आ रहे फैमिली को। एग्जैक्टली, तो वो मैंने कहा मैं अपने तो दे देती हूँ फिर भी, बट उनके लिए खाना, उनके कपड़े, उनके हर चीज खुद मैं अपने हाथ से करती हूँ। इसमें एक चीज मेरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मेरी नींद, बिकॉज मैं रात को मेरे पास हार्डली आई गेट 4 आवर्स स्लीप मेरी एक होती है नींद, बिकॉज सुबह मुझे ड्रॉप भी करना है बच्चों को खुद, क्योंकि ड्राइवर पे नहीं छोड़ सकते हालात ऐसे। सो आई हैव टू ड्रॉप माय किड्स माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। तो ये जो सुबह से शुरू हो जाता है, 7 से रात 11-12 बज जाते हैं, और इसमें फिर मेरी स्टडीज भी होती हैं वीकेंड्स। फिर इसके बाद चूंकि आप वर्किंग होते हैं, आपके बच्चे बड़ा डिमांड करते हैं कि यू आर ऑल द टाइम बिजी, यू डोंट गिव अस टाइम। सो उसको भी देखते हुए वीकेंड्स पे उनको भी बाहर लेके जाना पड़ता है। तो उसमें कि आपका अपना टाइम थोड़ा सेक्रीफाइस हो जाता है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो स्पेंड करना चाहें, तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू योर फैमिली। सो दैट इज द थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई ये कहते हैं कि जी सिर्फ नौकर करते हैं, आप कुछ नहीं करते, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी ड्यूटीज ऐड ऑन हो जाती हैं। मुझे तो कोई पूछता है ना, मैं कहती हूँ मैं हर वक्त थकी हुई हूँ सिर्फ, लेकिन अब मुझे पता चल गया मुझसे आगे भी लोग हैं जिनकी नींद भी नहीं पूरी होती। तो अगर मैं 4 घंटे सोती होती ना, तो आप मेरी वर्स्ट फॉर्म देख रहे होते इन बिहेवियर। मैं तो इस कदर बिहेवियरल इश्यूज हो जाते हैं मुझे अगर नींद ना पूरी हो। बहरहाल, ये जो याया साहब ने कहा मर्दों से क्या शिकायत है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हो, आप अपने इर्द गिर्द देखती हैं, ख़वातीन भी काम करती हैं, जो चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हो। सो वर्किंग लेडीज़ के लिए क्या शिकायत होती है? वर्किंग लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी कि मेरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर रहा है, और नो डाउट कि मेरी जितनी भी वर्क प्लेसेस थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के साथ मैंने काम किया है। मगर जहाँ मैंने जब अपनी लास्ट एक वर्क प्लेस से मैंने रिज़ाइन किया था, दैट वाज माय हॉट फेवरेट, देयर वर रीजंस व्हाई आई हैड क्विट फ्रॉम देयर। देन व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग, तो मुझे मालूम हुआ यार, आई मीन व्हाट द हेल, मतलब लाइफ कैसी है, बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के मर्द कैसे, मतलब आपको लोग ये समझते हैं कि शायद मीन्स यू आर जस्ट एन अपॉर्चुनिटी ना, मतलब कोई अगर आप आए हो, मतलब एक जगह मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैं मतलब आई ट्रूली वंडर कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ मैंने तो कभी ना देखा था ना सुना। मतलब मेरी वर्क प्लेसेस ऐसे थी कि मैं यकीन करें घर से उठ के ना ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे वो उससे ज़्यादा घर सेफ होता फील होता था कि आई फील होम, मतलब इतना सिक्योर, मेरा अपने पर्सनल कैबिन, इवन मेरे बॉसेस मुझसे इतनी रिस्पेक्ट कि वो मेरे कैबिन में अंदर नहीं आते थे, मतलब दे आर द बॉसेस एंड दे हैव ईच एंड एवरी राइट, बट दे नेवर एवर। तो जब मैं इससे हट के जब बाहर निकली तो मुझे मालूम है नहीं यार, मतलब दुनिया ऐसी नहीं है, इसकी एक और पिक्चर भी है। दुनिया जो है ना वक्त के साथ साथ एडवांस ज़्यादा होती जा रही है, और ऐसे ऐसे माशाल्लाह, मतलब मैंने ऐसी, मैं आई कैन नॉट टेक द नेम्स, इतने हाई प्रोफाइल और इतने वेल एजुकेटेड, इतने वेल मेंटेन लोगों के बारे में, मतलब ऐसी ऐसी मैंने उनकी जो असल अंदर वाली पिक्चर देखी तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई। तो ये शिकायत है कि भाई अगर कुछ लोगों से, उन चंद कुछ लोगों से कि अगर कोई बाहर निकला है तो ये वो चीज़ नहीं है, ये वो मार्केट नहीं है जिसको आप केटर कर रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो कि यहाँ जो काम करने वाला है वो शायद उस मार्केट को बिलोंग करता है, तो सॉरी ये वो मार्केट नहीं है। एक ब्रेक यहाँ आ गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कि मैं उन लोगों को देख के बहुत हैरान होती हूँ जिनकी अपनी लाइन से 3-4 बेटियाँ होती हैं, पोतियाँ होती हैं, नवासियाँ होती हैं, और वो जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं जैसे अभी बात की गई, तो मुझे बहुत ही हैरत होती है कि इनके आंखों के सामने कभी उनका चेहरा नहीं आता। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और जी अब तो हमारा सेट और खूबसूरत हो गया है इन खूबसूरत कपकेक्स के साथ जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखा भी सकते हैं। यस, ये आप देख रहे हैं। ये कुछ आप बताइए ना कुरतुलैन इनके बारे में, और ये जो बास्केट है स्पेशली, और ये जो डिफरेंट तरीके से डेकोर हुआ है। ये जो है आपके, जो आप इसमें देख रही हैं, डेजर्ट कप्स हैं। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ हमारी सिग्नेचर हमारी एक सॉस होती है उसके साथ हैं, उस टॉपिंग के साथ हैं। दूसरे जो है वो बटर क्रीम के साथ हैं। इवन कपकेक्स भी इसी तरह से हैं। ये बास्केट्स वगैरह का पर्पस ये कि हमारे पास डिफरेंट पैकेजिंग होती है, जो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी। और दूसरी बात है कि हर चीज़ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो लोगों की डिमांड्स होती हैं कि हमें किसी को जो है वो गिफ्ट सेंड करने हैं, या आपको जो शादियों में या मेहंदियों में या उस तरह से। तो इसमें जो है वो अब लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि इवन जैसे निकाह के हमें एक टाइम होता था छुआरे वगैरह जाया करते थे, अब पीपल यूज टू मेक दी कुकीज़ हो गए या कप केक्स हो गए, तो वो इस तरह। तो मैं जैसे वो भी हम लोग बनाते हैं, निकाह थीम की कुकीज़ हो गई। अच्छा, वो जो निकाह के छुआरे बढ़ते हैं उसकी जगह ये होती है। बिल्कुल, वो उसकी बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल पैकिंग होती है, उसमें वो आप रिबन्स वगैरह, मतलब हर तरह की काफी कुछ आज आप लोग एनलाइटन हो रहे हैं। मुझे फर्स्ट टाइम एनलाइटनिंग है ये सेशन हम सब के लिए जी। तो वो इस तरह की डिफरेंट मतलब उसमें वो होती हैं। तो वो सारा कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के इवेंट जो है वो केटर करते हैं। और जिसमें आपके जब वेडिंग केक्स हैं, सारा कुछ है, तो हर तरह की उसमें फिर पैकेजिंग डिफरेंट होती है। किसी को ये होता है कि नहीं जी हमें मतलब इस तरह से चाहिए, तो हम सारे ऑप्शंस देते हैं और हर तरह की जो वैरायटी अवेलेबल होती है वो उसमें से जो उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो लग रहे हैं, अब टेस्ट का जो है वो तो जाहिर है फिर इंसान जब खाएगा तभी बताएगा, लेकिन आंखों को तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देखिए डिफरेंट कलर्स और फ्लेवर्स, और बड़ी मेहनत होती है खैर इसमें भी, जिसको शौक हो वही कर सकता है। अच्छा, आप लोग क्या बताएंगे जी इस बारे में? मरियम, जो याहिया साहब ने कहा कि कोई शिकायत है, आज कह दें जिसको भी शिकायत है। अच्छा मौका मिला है। शिकायत तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे इस में भी, शायद अभी आप लोग की तरह मेरी शादी नहीं हुई है, ये मे बी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। लेकिन बहरहाल मर्द हजरात से मेरा काफ़ी एक इंटरेक्शन रहा है एज यंग वर्किंग विमेन सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा रहा है मेरा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने उनको अब तक काफ़ी बेहतर पाया है। इवन मैं अगर बहुत ज़्यादा बहुत फैमिली ओरिएंटेड या सेक्टर ओरिएंटेड होकर बात भी ना करूँ, वो लोग जो कि बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत कॉमन सी एक खातून हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपना जो ट्रैवल है मेरा वो लोकल ट्रैवल्स ही होता है। कभी रिक्शा में हो रहा होता है, कभी इन ड्राइव में, डिफरेंट ऐप्स से मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं तो काफ़ी रिक्शा वालों को काफ़ी एक इनकरेज करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आई ऑलवेज फाइंड देम रियली प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, और एक ऐसा वाला फिगर फैमिली। लेकिन डेफिनेटली दैट्स नॉट द ट्रू पिक्चर, द इंटायर पिक्चर ऐसी नहीं है। देयर आर पीपल जैसे यू आर लकी इनफ, माशाल्लाह, ये भी कहा जा सकता है। जी कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन जैसे मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया एक अरसे तक एक फर्म के लिए, फिर उसमें हमारा ट्रैवल भी काफ़ी रहा, 10-10 12-12 दिन हम घर से दूर होते थे। तो वहाँ पर सर्टन एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट तो नहीं कहूँगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे जो यंग लड़कियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पर डेफिनेटली उनके लिए चैलेंजेस हैं, हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन बस मैं उन मर्द हजरात को तो खैर क्या कहूँ, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो डेलिब्रेटली ही कर रहे होंगे, लेकिन मैं उन ख़वातीन को ये ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आप बिल्कुल किसी से ना डरें, ना ही आप ये सोचें कि अगर ये हमने रिपोर्ट कर दिया तो हमारी जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, ये आपसे ज़्यादा डरे हुए लोग हैं। सिर्फ जो है वो आपको थोड़ा सा एक पोटेंशियल अपना दिखाने की ज़रूरत है। तो आप स्टे करें अपनी बात पे, अपनी चीज़ पे, डर के आपने नहीं रहना है। और बिल्कुल आप आगे बिल्कुल आपकी मजबूरियां होती हैं, लोग सोचते हैं हमारी जॉब चली जाएगी, घर के मसाइल हो जाएंगे, दीगर और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बात यही है कि अल्लाह ताला पे फेथ रखें। एक दरवाज़ा बंद 100 दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये कहना आसान है, आई थिंक, जब आपके पीछे बहुत मसाइल हों और आप उन मसाइल को केटर करने के लिए घर से निकल रही हों। अक्सर लड़कियां अपने बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए निकल रही होती हैं और कोई कफील नहीं होता उनके घर में, औरतें कर रही होती हैं, मियाँ की जॉब नहीं है, मियाँ के साथ कोई हादसा, मजबूरी या कोई ऐसी चीज़ हो गई, सिंगल मदर्स हैं, और भी चीज़ें हैं, या शौक से भी कर रही हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों, फैमिली, बहन भाइयों, माँ बाप, इन्हीं सब के लिए कर रही हैं। लेट देम डू देयर वर्क। जी शाहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है नुसरत बहुत अच्छा रहा है। लाइक आई वोंट से कि थोड़ा बहुत ये है कि बिकॉज अगर आपके थोड़े स्टार्स हैं या कुछ हैं तो प्रमोशन आपकी थोड़ी स्लो हो जाती है, दैट आई हैव सीन। थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन, दो कि आप उससे बड़ा पोर्टफोलियो देख रहे हैं जो बनस्बत कोई मेल कॉलीग आपका देख रहा है, बट जस्ट बिकॉज यू कांट सिट लेट आफ्टर योर मैरिज, तो
آپ کی پروموشن نہیں اس لحاظ سے ہوئی. ایک تو یہ پارٹ ہے. اور ویسے لائک اف یو ٹاک اباؤٹ دا سوسائٹی ان جنرل تو یہ ہے کہ آئی تھنک تھوڑا اگر کوآپریٹو زیادہ ہوں آپ کے گھر والے, کیونکہ آئی ہیو سین مائی سینئرز جن میں بہت, ایک خاتون ہے جنہوں نے شی ڈیڈ ہر CA اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے 25 روٹیاں بنانی پڑتی ہیں جہاں ان کی شادی ہوئی ہے. دے ڈونٹ لیٹ ہر ورک. تو ان پہ اتنا بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ آیا کہ وہ لائک نیئر ٹو مجھے, میں ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ آئی مین ڈس اورینٹیڈ سی لگتی ہیں. تو یہ کہ اگر تھوڑا سا میل کاؤنٹر پارٹ بھی یہ چیز ریئلائز کرے کتنے ایفرٹس زندگی کے شروع کے کتنے سال اس پڑھائی میں لگائے ہوئے ہیں. if somebody wants to pursue, because اب تو post covid بہت ایسا ہے کہ فلیکسی ورکنگ آورز اور ہر چیز آ گئی ہے. نہیں تو شاہین ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے نا ان خواتین سے جنہوں نے اتنا کام کر لیا. آپ کیوں صرف اپنا نام بتانے کے لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے آپ نے اس سے شادی کر لی, باقی آپ نے اس کے کریئر کو, اس کی محنت کو, جو اس نے اپنا خون جلایا, خون پسینہ ایک کیا, اس سب کو ایک طرف لگا دیا. یہاں پہ نصرت آئی وڈ سے ون تھنگ مور کہ میلز سے زیادہ آئی وڈ سے کہ عورتوں کا بھی بڑا وہ ہاتھ ہے. بیکاز ہمیں ایز اے سوسائٹی اب جیسے اگر ہم اب نیکسٹ جنریشن میں ہم مدر ان لاز بنیں گے, ساس ہوں گے, تو ہمیں اپنی ڈاٹرز ان لاز کو کام کرنے دینا ہے, انکریج کریں بیکاز جتنی ایفرٹ کیا, بیکاز اب ہمارے بچے ہیں تو اب ہم نے صرف ان کی پڑھائی میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. وی ہیو اسپینڈ سو مچ آف آور ٹائم بچوں کو پڑھانے میں, صبح اسکول. اچھا میں انٹرپشن یہاں پہ کر رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا, باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ سب اسی طرح سے بہت بہترین کام کرتے رہیے, لوگوں کو انسپائر کرتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ کیپ کمنگ بیک. یہاں پر آپ سے ودا لیں گے. اپنا خیال رکھیے, وطن پاکستان کو اور اپنے ہم وطنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.